हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटोर। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने स्प्लिट किया था फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में। पहला था वोकैबुलरी बेस्ड, जिसमें ऑलरेडी हमने दो क्लासेस कर ली हैं। सेकंड वाज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन ग्रामर, जिसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। ग्रामर के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में तीन फॉर्मेट्स में पूछे जाते हैं। पहला हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, दूसरा हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स, और तीसरा हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन एक्चुअल ग्रामर रूल्स। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को आज से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप आपको वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स करने में अब थोड़ा इजी लगने लगा होगा, और आपके स्कोर्स जो आप मेरे को कमेंट करके बताते रहते हो, उससे मैं गेज करता हूं कि आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो किस हिसाब से हो रही है। सो कीप कमेंटिंग डाउन, और प्लीज मोबाइल फोन्स मत यूज किया करिए मीनिंग्स देखने के लिए। अपने विल के हिसाब से जो भी आपको लगता है सही है, या जितना भी आपको पता है उसके हिसाब से जो भी सही लगते हैं वही ऑप्शंस आप टिक किया करिए। शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन ग्रामर हमें क्या क्या सिखाते हैं और कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, देयर इज समथिंग टू बी रिवील्ड। एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आई हैव प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड ऑन परचम क्लासेस का एप्लीकेशन। आप जा सकते हो परचम क्लासेस पे, वहां पे आपको एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स में एक्चुअली में अवेलेबल क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, उसका डिटेल यहाँ पे है। यू विल गेट डेफिनेटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके बाद में डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं, एंड अल्टीमेटली यू गेट डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्रिपरेशन। तो इन सारी चीजों के साथ ही साथ आपको मिल रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स, सो यू कैन गो एंड ग्रैब द डील। तो जाइए एप्लीकेशन पे, सर्च करिए इंग्लिश एसएससी का बैच, और वहां से ग्रैब करिए इस डील को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अगर इसमें बेस्ड आपको कुछ डाउट है तो आप क्या करोगे? यू विल कीप ऑन कमेंटिंग मी, या फिर इसके लिए भी कोई इलाज है? सो डेफिनेटली देयर इज अ सोल्यूशन। अगर कुछ भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग द परचेज और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कोर्स, आप कांटेक्ट कर सकते हो 9929507407 पे। इस पे कॉल या व्हाट्सएप अवेलेबल है। एल्स अगर बाई चांस ऐसा कुछ इश्यू होता है, सो यू कैन ईमेल एट parchamclasses06@gmail.com। सारी क्वेरीज के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डेफिनेटली मैं रिवील करूंगा जो क्विज क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स यहां से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 था लास्ट क्लास में। हिज ओपोनेंट्स लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल डैश अगेंस्ट हिम। ऑप्शंस थे रेजिमेंट, सेकंड वाज रिमिशन, थर्ड वाज रिगेल, एंड फोर्थ वाज टायरेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज टायरेट। टायरेट का मतलब होता है एक हेट स्पीच, या फिर एक स्पीच जिसमें बहुत अग्रेशन या एंगर भरा हो, जो हम किसी के अगेंस्ट बोलते हैं, इसको टायरेट बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नंबर 47 पे आते हैं। A technology starved customer would only be dashed to be presented with a new product. ऑप्शंस थे thriving, declarative, irritable या thrilled। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज thrilled। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 48। इट इज रेनिंग डैश, डू नॉट गो आउट। इट इज रेनिंग फास्ट, साउंडली, स्ट्रांगली या हेविली। करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज हेविली। क्वेश्चन नंबर 49 था, माई टेनिस प्लेयर इज अ डैश, शी विल नॉट प्ले मिक्स डबल्स इन शॉर्ट्स और अ टेनिस स्कर्ट, शी इज ओवरली कंसर्न अबाउट बीइंग प्रॉपर और मॉडेस्ट। ऑप्शंस थे एडमोनिश, सेकंड वाज प्रूड, फिर था रूड, देन लॉयल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रूड। और लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्विज का, नंबर 50। व्हेन विल्बर राइट tried to sell his flying machine to the US government, the officials in charge were dash। पहला ऑप्शन था हाईली मिसअंडरस्टूड, सेकंड वाज ग्रजिंग स्केप्टिकल, थर्ड इज ग्रजिंगली अनहैप्पी, एंड फोर्थ इज हाईली स्केप्टिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि हाईली स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, मतलब बहुत ज्यादा संदिग्ध होना इज स्केप्टिकल। सो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आउट ऑफ 5 इस क्विज में आपके कितने स्कोर्स आए हैं, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए। और किसी भी क्विज में आप मोबाइल फोन्स मीनिंग सर्च करने के लिए मत यूज किया करिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बेस्ड ऑन ग्रामर, और लास्ट में मैं आपको दूंगा 5 क्विज के क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, नदीखा वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट।
अगर हम पुरानी बातों को याद करते हैं, इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है म्यूज ओवर। इस बात को क्या कहा जाता है? म्यूज ओवर, मतलब पुरानी बातों को याद करना। सो इट्स म्यूज ओवर। अगर मैं यहां पे ये लगा दूं ओवर, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शंस में से मुझे ओवर चाहिए। सो अबाउट, ऑन और फ्रॉम यहां पे हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इट्स ओनली म्यूज ओवर। तो जब ये फिक्स्ड रहता है तो बाकी किसी ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत मुझे नहीं है। इट शुड बी नदीखा वॉज म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 2 पे। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प। लेम बॉय ने स्टेयरकेस को चढ़ना शुरू किया विदाउट हेल्प। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे यहां पे विदाउट लिखा है, मतलब ये कहना चाहता है बिना किसी हेल्प का। तो नो हेल्प वाला यहां पे कॉन्टेक्स्ट मुझे चाहिए होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था, देखो लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ी, तो ये बाहर हो जाएगा। एनी है, सम है और मैनी है। देखो मैनी भी बाहर हो जाएगा क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट किसी हेल्प के बिना उसने स्टेयर को चढ़ा था। हमने पढ़ा था एनी और सम के बारे में। सम हमेशा पॉजिटिविटी दिखाता है और एनी दिखाता है ऑलमोस्ट जीरो या फिर नेगेटिव वाले बारे में बात करता है। तो यहां से सम हटा के मैं एनी को चूज करूंगा और ये बन जाएगा एकदम सही। तो क्या हो जाएगा? द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट एनी हेल्प। लिटिल इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि फिर इसके साथ में मुझे विदाउट को हटाना पड़ता। अगर मुझे लिटिल लगाना पड़ता तो सेंटेंस होता द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स विद लिटिल हेल्प। अब ये सही होता, इसीलिए विदाउट के साथ में मैं लिटिल को नहीं यूज कर सकता। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 3 पे। ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑल गुड pupils should follow them. Now see, don't get confused between people and pupils. Pupils का मतलब होता है स्टूडेंट्स, pupils का मतलब होता है स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स के बारे में यहां पे बात हो रही है। ठीक है, तो हर स्कूल के पास में कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हर अच्छे बच्चे को उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब यहां पे बट लिखेंगे तो यानी कि ऑपोजिट होना चाहिए था, मतलब बट के लेफ्ट साइड में जो बात हो, राइट साइड में उसी का ऑपोजिट कहा गया हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, इसलिए बट यहां पे नहीं लग सकता। और का मतलब है या तो ये या तो दूसरा वाला। तो ऐसा नहीं कि हर स्कूल के या तो सेट ऑफ रूल्स होंगे या तो हर अच्छा बच्चा उसको फॉलो करेगा, इसलिए और का मतलब भी यहां से गलत हो गया। सो ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम। हर स्कूल के अपने रूल्स होते हैं, इसलिए हर अच्छे बच्चे को फॉलो करना चाहिए, नहीं। इट शुड नॉट बी सो, इट शुड बी एंड। मतलब हर स्कूल के अपने रूल्स होते हैं और हर अच्छे बच्चे को उन रूल्स को मानना चाहिए। ऐसे कहेंगे तो इट शुड बी अ नाइस वे। इसलिए यहां पे हम एंड के साथ में इसको फिल करेंगे एंड ऑप्शन नंबर 4 को लेंगे एज अ करेक्ट चॉइस। चलो नंबर 4 पे आते हैं। ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में वन ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन यूज होता है और सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए होता है और सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वन ऑफ द के बाद में जो बॉयज लिखा है यानी कि प्लूरल नाउन हो गया, अब जो वर्ब चाहिए वो सिंगुलर चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, चला सा देखते हैं। देखो जब भी कभी ऑफ लगा होगा सेंटेंस में, ऑफ के जस्ट पहले जो भी वर्ड लिखा होता है इसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। ऑफ के बाद में जो भी लिखा होगा इसको हम टोटल थिंग से समझते हैं। तो जब भी वर्ब फॉलो होती है वो ऑफ के जस्ट पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लगती है। ऑफ के पहले सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब, ऑफ के पहले प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अगर हम इसको देखें तो ऑफ से पहले यहां पे वन लगा है, वन कैसा होता है? सिंगल होता है, इसीलिए वन के हिसाब से यहां पे वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर, इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसमें एस लगा होता है। चलिए देखते हैं। हैव में एस नहीं है, गलत हो गया। कैन में भी नहीं है, कुड में भी नहीं है, कौन सा वाला हो जाएगा? हैज लग जाएगा एंड दिस इज द करेक्ट चॉइस। सो ओनली वन ऑफ द बॉयज हैज नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। बात समझ आ गई? चलो आगे आते हैं। कैन और कुड क्यों नहीं लगा? कैन और कुड एबिलिटी बता रहे हैं, यहां पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब तक हमको हैज और हैव की जरूरत या हैज और हैव की अवेलेबिलिटी दिखेगी
तब तक मैं हैज और हैव से ही काम चलाऊंगा जिस चीज का भी रिक्वायरमेंट होगा। कैन और कुड एबिलिटी बताते हैं, उसका यहाँ पे जरूरत बेटा नहीं है, इसलिए नहीं यूज किया है, ठीक है। और वन ऑफ द आते ही हम कोशिश करेंगे वर्ब्स में हैज और हैव को फाइंड आउट करने की। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। वी मस्ट अवेल आवरसेल्व्स डैश एवरी अपॉर्चुनिटी। हमने ये चीज प्रोनाउंस के रूल में पढ़ी थी कि अवेल के साथ में हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ या सेल्व्स वाला वर्ड आता है, और इसके बाद में हमेशा ऑफ की जरूरत हमें पड़ती है। इट शुड बी ओ एफ वाला ऑफ, नॉट ओ डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है, याद कर लीजिएगा ये। अवेल आवरसेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, तो ये तो फिक्स है, ये हमने प्रोनाउंस में भी सीखा है, गोल्डन रूल्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था। सो ऑफ हो जाएगा। तो देखो इस हिसाब से ही हम अगर चाहें तो एक ही ऑप्शन पे हम स्टिक हो सकते हैं। तो ऑन अगेंस्ट टू तो बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा? वी मस्ट अवेल आवरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आवर वे। जो हमारे रास्ते में आती जाए अपॉर्चुनिटीज, हमें उन सब का लाभ या बेनिफिट लेना चाहिए। सो इट शुड बी अवेल ourself of and comes in our way, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्ट चॉइस बनेगा। चलो अगला नंबर 6 पे आते हैं। इट इज टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। हमने सीखा था इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ये एग्जामिनर के बहुत फेवरेट फ्रेजेस हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर इनसे पता नहीं कुछ अलग ही लगाव है। इसमें रूल क्या है? जब भी कभी सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हो या इट इज हाई टाइम से शुरू हो, इसके बाद में हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे। बस ये एकदम फिक्स रूल समझ लो। इट इज हाई टाइम आया या इट इज टाइम आया, आप उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो देखो, इट इज टाइम वी एक्ट तो गलत है, एक्टेड हो सकता है। हैव एक्टेड की जरूरत नहीं है, विल एक्ट की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट हो गया। देख रहे हो कितना इजी है। चलो नंबर 7 पे आते हैं। When the thief entered the house, the inmates dash in the hall. जब चोर घर में आया था, the thief entered the house, the inmates were sleeping, slept या had been sleeping. जब चोर घर में आया था, ठीक है, तो इनमेट्स जो घर के लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो कोई एक्शन कर रहे होंगे। जब चोर घर में घुसा तो लोग सो रहे होंगे। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो एकदम से हुआ तो एंटर्ड हो गया, दूसरा वाला एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा। समझ पा रहे हो आप? तो वर स्लेप्ट गलत है, स्लेप्ट गलत है, हैड बीन स्लीपिंग गलत है, इट शुड बी वर स्लीपिंग। सिंपल। सो व्हेन द थेफ्ट एंटर्ड द हाउस, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, इट शुड बी द इनमेट्स वर स्लीपिंग इन द हॉल। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 8 पे आते हैं। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। अब चोर ने एक्सप्लेन किया, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। यहां पे दो एक्शंस हैं और दोनों एक्शंस पास्ट के हैं। ये मान लीजिए चोर एक्सप्लेन कर रहा है और ये एक्शन है चोर जेल से भागा होगा, और ये है प्रेजेंट टाइम जब मैं सुन रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट टाइम है जब मैं सुन रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट, और ये है पास्ट, और ये है पास्ट नंबर 2। ठीक है, अब चोर ने एक्सप्लेन किया, ये हो गया एक्सप्लेन्ड। अब क्या है, चोर देखो एक्सप्लेन तो बाद में करेगा, भागा वो जेल तोड़ के पहले होगा। तो यहां पे दो दो पास्ट हैं। एक पास्ट है चोर एक्सप्लेन कर रहा था, दूसरा पास्ट है चोर कैसे भागा, मतलब भागा पहले होगा, एक्सप्लेन बाद में करेगा, सुन मैं अभी रहा हूं। यहां पे दो दो पास्ट की बात हो रही है। इस केस में क्या करते हैं, जो सबसे रीसेंट वाला, जो सबसे करीब वाला होता है, यानी कि चोर मुझे बता रहा है अभी, या चोर ने एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले वाला जो पास्ट होगा वो ये होगा, और भागा वो सबसे पहले होगा। तो जब भी कभी हम ऐसे दो पास्ट की बात करते हैं, जो सबसे करीब वाला पास्ट होता है इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और जो सबसे पहले हुआ होता है उसके साथ में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, ये एज अ रूल आप ध्यान रख लीजिए। जब भी दो पास्ट होंगे, जो सबसे पहले वाला पास्ट होगा, सबसे करीब होगा, उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो सबसे पहले हुआ होगा उसके साथ में हैड प्लस V3। तो द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही, अब कैसे भागा था, तो हैड प्लस V3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, हैड प्लस V3 रहता है, इट कैन नॉट बी हैज और हैव, फिक्स है ये। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द गुड चॉइस। ऑलराइट, सो 9th पे वी हैव ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली। अब होल्ड इन, होल्ड ऑफ और होल्ड अवे, इसका मीनिंग तो यहां से बाहर ही हो जाता है। होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब पकड़े रहना, या फिर किसी चीज को जाने ना देना, इस हिसाब का जब भी मीनिंग होता है। सो वी राइट
हेल्ड ऑन या होल्ड ऑन। सो ही हेल्ड ऑन टू द बुक्स पैशनेटली, मतलब हमेशा स्टिक रहता है, वो किताबों से चिपका रहता है, हमेशा किताबों के साथ लगा रहता है हमेशा पैशनेटली। तो इस हिसाब से वील राइट होल्ड ऑन, या फिर यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से शुड बी ही हेल्ड ऑन टू द बुक्स पैशनेटली। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 की जरूरत मेरे को पड़ेगी। ठीक है, चलो नंबर 10 पे आते हैं। द डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम, उनको नहीं पता था, ये देखो पास्ट में हो गया, दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम, वेयर दे हैड कम, वेयर दे हैव कम, हैज कम एंड कम। देखो कम गलत है, हैज कम गलत है, हैव कम गलत है, क्योंकि दे के साथ में हैज तो नहीं लगा सकता, हैव कम इसलिए नहीं जस्ट बिकॉज डिड यूज हो गया तो पास्ट की बात हो गई है। अब हैव और हैज तो लग ही नहीं सकता है। कम यूज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज डिड नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। हमने अभी अभी 2 रूल्स पहले क्या सीखा था, जैसे मान लो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट नंबर 1 है और ये पास्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये पास्ट नंबर 1 है और ये पास्ट नंबर 2 है, तो जो सबसे पहले हुआ होता है इसके साथ में लगता है हैड प्लस V3, और जो अभी रिसेंट वाला होता है उसके साथ में लगता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम फ्रॉम, कहां से वो आए हैं, तो सबसे पहले वो आए होंगे, फिर उनको नहीं पता है, और अभी वाला टाइम ये है। तो डिड नॉट नो हो गया V2 वाले फॉर्म में, और जो दूसरा वाला बचेगा उसके साथ में हैड प्लस V3 लगाना पड़ेगा। सो वेयर दे के बाद में जो वर्ब होगी इट शुड बी हैड प्लस V3, इसलिए हैड कम हम यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम फ्रॉम। ठीक है, चलो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश। देखो जब भी हम 2 कंपैरेटिव्स लिखते हैं ना तो ये ऐसे होता है, द प्लस कंपैरेटिव, थोड़ा सा पार्ट होता है सेंटेंस का, कॉमा लगता है, फिर आता है द प्लस कंपैरेटिव, और फिर पूरा पार्ट होता है सेंटेंस का। ये हमेशा ऐसे ही रहता है। चलिए देखते हैं, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, कॉमा लग गया, फिर से यहाँ पे होना चाहिए द मोर या फिर द कंपैरेटिव, कुछ भी कंपैरेटिव फॉर्म हो सकता है, फिर आगे बात होगी। तो देखो यू से नहीं होगा, योर से नहीं होगा, विल से नहीं होगा, ये भी विल है, द हायर, द कंपैरेटिव, और फिर आगे करके बात होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ही लेंगे सिर्फ एज अ करेक्ट चॉइस। बाकी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, द प्लस कंपैरेटिव बाकी बात, कॉमा द प्लस कंपैरेटिव फिर बाकी बात, ऐसे ही होता है फिक्स। चलो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नंबर 12 पे आते हैं, शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। जब भी हम लोकेट करने की बात करते हैं हमेशा इन यूज करते हैं, विद इन नहीं, अमंग भी नहीं और इनटू भी नहीं, याद रखिएगा। शी स्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, मतलब क्राउड में वो खड़ी थी, भीड़ में वो खड़ी थी। इस जगह पे हमको लोकेट करने की बात होती है, हमेशा इन यूज करते हैं, किसी और ऑप्शन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज फिक्स्ड, राइट। अगर यहाँ पे अमंग लिखते तो इसके बाद में पीपल लिखना पड़ता, अमंग द पीपल या अमंग द फ्रेंड्स, ऐसे करके हम बात करते। ठीक है, क्राउड है तो हम एक लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, सो इट शुड बी इन, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 वुड गो करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 13, इफ आई hadn't come along at that moment, Rahim dash the one arrested instead of the real thief। इसमें कंडीशनल यूज हुआ है, देखो ध्यान से। हमने सीखा था कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी, एक होता है इमेजिनरी। ठीक है, 50 गोल्डन रूल्स में मैंने पढ़ाया ये कि कंडीशनल्स रियल और इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सा वाला कंडीशनल है बेटा, ये कंडीशनल जो है ये रियल वाला कंडीशनल है। रियल वाले कंडीशनल की जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। रियल वाले कंडीशनल का जो फॉर्मेट होता है उसमें इफ होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट तो लगता ही है, फिर यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी पूरा पार्ट होता है। फिर यहाँ पे यूज होता है मॉडल, फिर यहाँ पे यूज होता है मॉडल। मॉडल में भी हम जनरली पास्ट वाला यूज करते हैं, मतलब वुड यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, माइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला यूज करते हैं, मतलब विल कैन ये यूज करना अवॉइड करते हैं। मॉडल यूज करते हैं, उसके बाद में हैव यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो ये ऐसे यूज होता है, मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिट करके देखते हैं। तो इफ के साथ में हैड यूज हो गया है और कम यूज हो गया है, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गया है। अब दूसरा पार्ट, मतलब कॉमा के बाद वाला पार्ट, इसमें क्या यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल चाहिए, हैव चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और मॉडल भी कौन सा होना चाहिए, वुड कुड माइट ऐसा वाला होना चाहिए। चलो देखते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें
तो माइट तो लगा है लेकिन हैव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहां मे लगा हुआ है, नहीं यूज हो सकता। कैन यूज नहीं हो सकता है, बट कुड हम यूज कर सकते हैं। बट कुड के साथ में हैव लगा हुआ है, ठीक है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या लगा देंगे, कुड हैव बीन। तो इसके साथ में 13 के साथ में जो करेक्ट सेंटेंस होगा ये होगा, इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम कुड हैव बीन द वन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल थीफ। तो इस हिसाब से जो कंडीशनल की आप अगर रूल को फॉलो करेंगे तो ये आसानी से बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नंबर 14 पे आते हैं। व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले, इसके लिए भी हमने पढ़ा हुआ था। जब भी कभी हम ऐसा बोलते हैं जिसमें एक नेगेटिव की यहां पे बात हो गई है कि व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, व्हीट इंडिया के लिए एक नेटिव या बहुत नोन क्रॉप नहीं है, एंड बार्ले, और बार्ले की बात भी इसी हिसाब से करनी है। तो आगे चल के मैं क्या यूज करूंगा, देखो नेगेटिव यहां पे यूज हो चुका है तो इधर मैं नाइदर यूज नहीं कर सकता, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, आइदर यूज करना पड़ेगा। लेकिन आइदर तो यूज करना है बट बार्ले को भी मुझे नेगेटिव दिखाना है, बार्ले को भी पॉजिटिव नहीं दिखाना है, क्योंकि दोनों सेम है ना, व्हीट नेटिव है और ना बार्ले नेटिव है। लेकिन एक तरफ मैंने व्हीट इज नॉट नेटिव यूज कर लिया है तो दूसरी साइड में हमेशा आइदर ही यूज करूंगा, ये एज अ रूल होता है बेटा, इसको चेंज नहीं कर सकते। इस इधर भी आइदर यूज करना है, लेकिन अब फिर भी यहां पे मुझे नेगेटिव ही चाहिए, तो आइदर के साथ में मैं नॉट भी यूज करूंगा। समझ गए, यहां पे नाइदर नहीं यूज कर सकते, यहां पे आइदर ही यूज करना है। लेकिन बार्ले भी नहीं है इसलिए नॉट भी चाहिए, और बार्ले नॉट आइदर में लगाऊंगा तो सेंस नहीं बनेगा, इसलिए यहां पे इज भी मुझे चाहिए होगा। ठीक है, अब इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखो जरा, व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले इज नॉट आइदर, अब ये सही होगा। देखते हैं कौन सा वाला है। इजंट नाइदर गलत है, इज नाइदर गलत है, इज आइदर भी गलत है, इज नॉट आइदर। नाउ वन इज द करेक्ट चॉइस, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलो अगला 15। इट विल रेन सून, कॉमा आगे। क्वेश्चन टैग्स के बारे में सुना होगा आपने, क्वेश्चन टैग की बात बताता हूं, बहुत सिंपल होता है। कॉमा के दो साइड्स होते हैं, कोई भी एक साइड में नेगेटिव वर्ड होना मैंडेटरी होता है, या तो इधर होना चाहिए नेगेटिव या तो इधर होना नहीं चाहिए नेगेटिव, दोनों साइड में नहीं हो सकता, किसी एक साइड में होना मैंडेटरी होता है। दूसरी बात, जैसी हेल्पिंग वर्ब यहां यूज होती है वैसी ही सेम हेल्पिंग वर्ब यहां यूज होगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए होता है। ठीक है, चलो इसको रिलेट करते हैं। ये कह रहा है इट विल रेन सून, ठीक। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, विल लगी है, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, विल लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक बढ़िया चीज ये होती है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा अगर एरर है तो इधर वाले पार्ट में होगी, अगर फिल इन द ब्लैंक है तो भी आपको बाद वाले ही पार्ट में भरना पड़ेगा। ये बढ़िया चीज होती है, कॉमा के पहले ना कभी गलती होती है और ना ही कॉमा के पहले कभी भी ब्लैंक दिया जाता है, कॉमा के पहले वाला पार्ट हमेशा फिक्स रहता है, ये बहुत बढ़िया चीज है इसमें। चलो, सो इट विल रेन सून लिखा है तो यहाँ पे विल तो मुझे चाहिए होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव भी चाहिए होगा, मतलब नॉट भी लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे किस चीज की बात हुई थी, इट की बात हुई है, मतलब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन भी मैं वही वाला लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं विल नॉट के बाद में यूज करूंगा इट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क क्लास में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल रेन सून, विल नॉट इट। अब इस जगह पे क्या आएगा, विल नॉट इट आएगा। क्वेश्चन टैग्स में आपको समझ आ रहा है। चलो, यहां पे बॉट इट गलत हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इजंट इट की जरूरत नहीं है यहां पे, जस्ट बिकॉज यहां पे विल यूज हुआ है तो इज नहीं हो सकता। मे इट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे विल यूज हुआ है। इट विल का मतलब होता है इट विल, तो ये तीनों तो बाहर हो गए। ये क्या हो जाएगा, वोंट इट। वोंट हम किसलिए लिखते हैं, विल नॉट को बेटा हम वोंट भी लिखते हैं, तो ये विल नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म है वोंट, और लास्ट में इट लग गया है और क्वेश्चन मार्क तो अपने आप ही लगा हुआ था। सो दिस वुड बी इट विल रेन सून, वोंट इट या विल नॉट इट, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो नंबर 16 पे आते हैं। ही इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड ब्लेम, टू प्रेज एंड ब्लेम, सॉरी इट शुड बी इट, ही इज इनडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम। ये प्लेजर एंड पेन होता है बहुत कॉमनली, इसलिए इट्स आइदर प्लेजर और पेन और कैन बी प्रेज एंड ब्लेम। ठीक है, तो इनडिफरेंट के साथ में जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो क्या होता है, टू होता है, इसलिए इन, फॉर और अबाउट का सेंस नहीं बनाएंगे, जस्ट बिकॉज प्रेपोजिशन यहां पे फिक्स्ड होती है। ठीक है, सो 16 वुड गो विद ऑप्शन नंबर 2। चलो नंबर 17 पे आते हैं। इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, हमने कंडीशनल की बात की थी, रियल वाली बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो इमेजिनरी होता है उसमें फर्स्ट पार्ट में यानी कि इफ वाले में क्या करते हैं,
इफ लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन अगर कभी भी वॉज और वर में से चॉइस आती है तो वॉज हम कभी यूज ही नहीं कर सकते। वॉज को चूज करना हमेशा गलत माना जाता है। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, हमेशा सिर्फ वर ही यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। इफ शी डैश अ बर्ड, यहां पे इज नहीं, आर नहीं, वॉज नहीं यूज कर सकते। भले ही शी के साथ में वॉज यूज होता है, लेकिन जब भी सपोज करेंगे या कंडीशनल्स की बात करेंगे, हमेशा वर ही लगाएंगे। इसलिए यहां पे इफ शी वर अ बर्ड हो जाएगा, शी वुड फ्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कंडीशनल आपको इमेजिनरी वाली बता देता हूं। इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाता है, फिर सेकंड वाले पार्ट में हो जाता है मॉडल, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, ये कौन सी है? ये इमेजिनरी है, और जो पहले सीखी थी वो थी रियल कंडीशन। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वर। चलो अगला, नंबर 18, द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। अभी सीखा है थोड़ी देर पहले, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री कॉमा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे यूज करते हैं। तो देखो, हायर गलत है, हाई गलत है, द हायर सही हो जाएगा और द हाई गलत है। सो द हायर द प्राइस, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस। सिंपल है ये। चलो नंबर 19th, When he died, Ramanujan dashed behind 3 notebooks. क्या हो सकता है? When he died, Ramanujan had left. लेफ्ट या लीव्स की बात यहां पे नहीं होगी, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। When he died, Ramanujan had left behind 3 notebooks. तो क्वेश्चन नंबर 19 would go with ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? कई सारे कॉन्सेप्ट्स अब आज हमने सीख लिए हैं। चलिए, 20th इज ऑल्सो आई गेस दिस इज रिपीटेड, कोई नहीं। चलो आते हैं क्विज क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्विज के कौन से क्वेश्चंस हैं। बिना फोन यूज किए आपको इनको आंसर करना है, सो फोन्स में मीनिंग्स वगैरह मत देखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है क्विज का, मिस्टर ओबी put his whole life dash the work. ऑप्शन इज ऑन, इन, इनटू एंड अपॉन। करेक्ट आंसर आपको यहां पे बताना है। चलो, नंबर 2 है आज के क्विज का, ऑल डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। पहला है एनी हाउ, देन फॉर एवर, सम हाउ एंड देन हाउ एवर। कमेंट करके बताइएगा कौन सा वाला आंसर ठीक है। नंबर 3 है, कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। अ 17 years old, a 17 year old, a 17 year aged, the 17 year old। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? प्लीज कमेंट डाउन। नंबर 24, शी इज ब्यूटिफुल डैश ब्रेव, बट, एंड, येट और सो। कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्विज is Gandhiji will dash in history as one of the greatest men that ever lived. Go by, go on, go down and go through. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे को कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्लास में वील बी चेकिंग कि कौन सा वाला क्वेश्चन का आंसर कौन सा है और किसके स्कोर्स कितने आए हैं। आई विल बी चेकिंग द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज go and solve these questions, comment me down the answers and your scores, जो previous class में आपके scores आए हैं उनको भी। next class में मिलेंगे with some more questions and the quiz answers and some quiz questions as well. Till then, take care, thank you, have a nice time.